हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में और कुछ बातें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी की थी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, अगर हम बात करें, फर्स्ट हम देखेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो एसिड के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट है हमारा एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ, एक्शन विद मेटल्स मतलब किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होने पर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर हम बात करें एसिड की तो यहाँ हमें कुछ जैसे हमारा होता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमें एसिड लेने हैं वो कौन से लेने हैं, डाइल्यूट लेने हैं। ठीक है, डाइल्यूट लेने हैं। अगर और मेटल के बारे में अगर मैं बोलूं तो मेटल हमारी होनी चाहिए एक्टिव मेटल्स। अब यहाँ पर एक्टिव मेटल्स से क्या मतलब है, हमारा एक्टिव मेटल से ये मतलब है कि जिन भी मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज कभी पढ़ी होगी, तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से अवोव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो वो मेटल्स हमें लेने हैं, उन्हें बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। तो अगर हम देखें जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम की हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला था कि डाइल्यूट एसिड हमें लेना है। तो कोई भी एसिड अगर हमारे पास है और उसकी मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है सॉल्ट और एक हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी एसिड की मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोडियम लिया, सोडियम की रिएक्शन मैंने HCl के साथ की तो हमारा प्रोडक्ट बना, ये बना हमारा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और ये हमारी इवॉल्व हुई हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास और मैंने एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक तो MgSO4 फॉर्म हो रहा है, ये है सॉल्ट, और ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करते हैं तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और एक हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर क्वेश्चन क्या आता है कि किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, यही हमारा नीचे पॉइंट लिख रखा है। अगर हम आगे देखें तो एक चीज हमें ध्यान देनी है कि किसी भी एसिड में क्या होता है, H+ प्रेजेंट होता है। मतलब कोई भी एसिड जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, H+ आयन प्रोड्यूस करके देता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके देता है। तो वो हाइड्रोजन आयन H2 में कैसे कन्वर्ट होता है, वो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन गैस, वो कैसे मिलता है। तो हम देखें कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है, वही इलेक्ट्रॉन कौन ग्रैब करता है, H+ आयन ग्रैब करता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे जिंक है, जिंक एक मेटल है, जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए और क्या बनाया, Zn+2 आयन बनाया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पर, वो दो इलेक्ट्रॉन कौन एक्वायर करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ये जो हमारे H2, ये जो हमारा H+ आयन है, उसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रैब किए और क्या बना, हमारा हाइड्रोजन गैस बना। यानी हाइड्रोजन आयन H2 गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ कि मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और वही इलेक्ट्रॉन किसने ग्रैब किए हैं, वही इलेक्ट्रॉन H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन ने ग्रैब किए हैं, और किस में कन्वर्ट हो गया, वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमारी हुई पहली रिएक्शन कि किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होने पर क्या होता है। सेकंड है हमारा एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मतलब कोई भी एसिड जब हमारे पास है और उसकी रिएक्शन हमने कराई मेटल ऑक्साइड से, किससे, मेटल ऑक्साइड से, तो हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और एक हमारा वाटर फॉर्म होता है। ठीक, किसी भी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और H2O फॉर्म होता है। अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, जिंक मेटल का ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ, तो हमारा क्या बना, एक तो हमारा क्या बना सॉल्ट
और एक क्या फॉर्म हुआ हमारा, H2O, वाटर फॉर्म हुआ। सेकंड हम देखें, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म हुआ, एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ और एक हमारा क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो याद रखें किसी भी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और एक हमारा H2O फॉर्म होता है। चलो, ये तो हमारी दो तरह की रिएक्शन हुई। अब थर्ड हम देखेंगे, किसी भी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पर क्या होता है। तो याद रखें, कोई भी एसिड हमारे पास है, और एसिड मैंने बोला था डाइल्यूट होना चाहिए, कोई भी एसिड हमारे पास है, अगर वो मेटल कार्बोनेट या फिर हम बोल सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, किसी भी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है, तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है, एक हमारा वाटर फॉर्म होता है, और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी CO2 गैस इवॉल्व होती है। ये सबसे मेन चीज है हमारी ध्यान देने वाली बात, कि किसी भी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होती है, तो एक तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सॉल्ट, एक होता है वाटर, और एक हमारी सबसे मेन CO2 गैस इवॉल्व होती है। अगर मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, तो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैंने मेटल कार्बोनेट लिया, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एसिड यानी HCl के साथ रिएक्शन हुई, तो एक हमारा बना क्या, ये हो गया हमारा सॉल्ट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एक हमारा वाटर फॉर्म हुआ, और एक कौन सी गैस इवॉल्व हुई, CO2 गैस इवॉल्व हुई। या बाइकार्बोनेट के केस में हम देखें तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट की H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई, तो एक हमारा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट फॉर्म हुआ, एक हमारा वाटर फॉर्म हुआ, और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या केस हुआ, एसिड की हमने क्या देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब सेकंड है हमारा बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम देखेंगे बेस के केस में एक और यहां पर एक केस और बनता है बेस से पहले एसिड में, कि किसी भी एसिड की, एसिड में एक केस ये बन सकता है, किसी भी एसिड की बेस के साथ जब रिएक्शन होती है, तो आपने कभी पढ़ा होगा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला हमने, क्योंकि किसी भी एसिड को कौन न्यूट्रल करता है, बेस, और किसी भी बेस को कौन न्यूट्रल करता है, एसिड। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो सॉल्ट और एक वाटर फॉर्म होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा फॉर्म हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और हमारा क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। तो किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वहां पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, यानी उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, ये तो हमने अभी तक बात करी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर मैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो बेस में फर्स्ट है हमारा वही, जैसे हमने एसिड में देखा था मेटल्स के साथ एसिड की रिएक्शन, फर्स्ट इसमें केस से मेटल की बेस के साथ रिएक्शन क्या होती है। अब देख, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, क्या क्या चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे जो हम मेटल्स लेंगे, यहाँ पे जो हम ये मेटल्स हमने ली है, वो हमारी एम्फोटेरिक नेचर की मेटल्स होनी चाहिए। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि वो मेटल्स एम्फोटेरिक होनी चाहिए। एम्फोटेरिक मेटल का क्या मतलब है, एम्फोटेरिक मेटल का मतलब ये होता है जो मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन जो मेटल्स करती हैं वो क्या होती हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं। उनमें कुछ एग्जांपल एम्फोटेरिक मेटल्स के होते हैं, एक तो जिंक हो सकता है, एक टिन हो सकता है, एक एल्यूमिनियम हो सकता है, और एक हम बोल सकते हैं लेड भी हो सकता है। तो यहाँ एक चीज हमें क्या ध्यान देनी है, मेटल हमें कौन सी लेनी है, एम्फोटेरिक नेचर की लेनी है, यानी एम्फोटेरिक मेटल्स होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, तो ये यहाँ पे मैंने मेटल लिए जिंक जो कि एक एम्फोटेरिक नेचर की है, और मैंने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा क्या फॉर्म होगा,
फॉर्म, तो जो एसिड में हमारा क्या फॉर्म हुआ था, किसी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी वही हमारा बनता है। ये तो है हमारा क्या, सॉल्ट, और ये कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब होती है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, Na2ZnO2। इसका नाम है क्या, सोडियम जिंकेट। ठीक है। अब सेकंड अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, या मैंने मेटल ली है टिन, और ये भी क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ Na2SnO2, जिसका क्या नाम है, सोडियम स्टेनाइट। क्या नाम है, सोडियम स्टेनाइट। और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे एल्यूमिनियम मैंने लिया, ये भी एम्फोटेरिक नेचर की है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहां पर हमें वाटर भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ हमारा, NaAlO2। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या है हमारा, सॉल्ट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो फर्स्ट केस हमने देखा बेस के केस में कि किसी भी बेस की रिएक्शन किसी मेटल के साथ, पर वो मेटल एम्फोटेरिक नेचर की होनी चाहिए। तो एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन जब बेस के साथ हम कराते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। अब सेकंड में देखता हूं, यहां पर हमने एसिड के केस में देखा था एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई थी हमने। यहां पे हमें क्या ध्यान देना है, हमें यहां पे बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करानी है। वहां पे हमने एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटल ऑक्साइड के साथ, पर यहां हमें बेस की रिएक्शन किसके साथ करानी है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करानी है। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एक चीज आप मुझे बताओ कि हमने बोला बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, बेस की रिएक्शन हम करा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। और अभी मैंने बोला नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊं तो यहां हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां पे हमने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जी हां, क्योंकि कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने लिया है CO2। तो मैंने बोला था अभी क्या बनता है, एक तो सोल्ट बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की रिएक्शन CO2 के साथ कराई तो एक सोल्ट बना है सोडियम कार्बोनेट, और क्या फॉर्म हुआ, वाटर। सेकंड हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने CO2 के साथ की तो ये हमारा बना सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या फॉर्म हुआ हमारा, वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस खत्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो हमें देखना है यहां पर वो है हमारा पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच एंड पीएच स्केल कि पीएच क्या होती है, या हम बोल सकते हैं पीएच स्केल क्या होती है। तो पीएच और पीएच स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं, पहली बात तो पीएच और पीएच स्केल में हमें एक चीज ध्यान देनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन इट, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। कुछ चीजें हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, OH- आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है। यानी ये जो साइन है वो किसको शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो मैंने बोला जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- के इक्वल है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, हमारे पास न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी उसकी नेचर ना तो एसिडिक होगी ना बेस होगी, वो कैसे नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। फर्स्ट केस हमारा ये है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है हमारा। अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में अगर मैंने बोला
कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा है किससे, OH माइनस आयन से। H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन, OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये केस मैंने लिया कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन से ज्यादा है, तो ये नेचर कैसी होगी हमारी, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन है हमारा कौन सी नेचर का होगा, वो नेचर होगी हमारी एसिडिक नेचर। अब एक और लास्ट केस हमारा यहाँ पे बनता है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन से कम है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्वा सॉल्यूशन की नेचर होगी वो कैसी होगी, बेसिक नेचर की होगी। तो ये तीन केस हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट केस, जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के इक्वल है तो वो एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। सेकंड हमें ध्यान देनी है कि जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन से ज्यादा है तो वो एक्वा सॉल्यूशन कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। थर्ड हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो वो नेचर कैसी होगी, एक्वा सॉल्यूशन की बेसिक नेचर की होगी। तो ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये यहां पे जो ये पैराग्राफ लिख रखा है वो यही शो कर रहा है ये तीन केस। तो एक अब यहां पर हम देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में तो एक वैज्ञानिक थे या मैं बोल सकता हूं साइंटिस्ट थे, सोरेनसन नाम के। उन्होंने 1909 में क्या किया, एक स्केल हमें इंट्रोड्यूस करके दिया जिसे हम बोलते हैं क्या, पीएच स्केल। अब ये जो स्केल है वो क्या काम आता है, ये स्केल हमें बताता है एसिडिक नेचर के बारे में या बेसिक नेचर के बारे में। कोई भी सॉल्यूशन है तो पीएच स्केल हमें क्या बताएगा, वो सॉल्यूशन कौन सी नेचर का होगा, या तो वो उसकी नेचर क्या हो सकती है, एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है। ठीक है, पर एक चीज हमें ध्यान देनी है, ये जो स्केल है वो हमें एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर किसी भी सॉल्यूशन की H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बिहाफ पर बताता है। मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन को समझ के ही हम क्या समझ सकते हैं, पीएच स्केल को। मतलब पीएच स्केल हमें बताता है कोई भी सॉल्यूशन है उसकी नेचर एसिडिक होगी या बेसिक होगी, और वो किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो यहीं पे अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो पीएच है, अब पीएच का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। पीएच हम बोलते हैं, पीएच की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको तो क्या होती है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। यानी पीएच जो हमने लिया, पीएच क्या होता है, लॉगरिथम होता है जिसका बेस, ध्यान रखना क्या होता है हमारा, बेस 10 होता है, टू द बेस 10। और ये किसके, पीएच किसके इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी अगर मैं पीएच देखूं तो पीएच क्या होगा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो या तो इस तरह लिखो या इस तरह लिखो। ठीक है, तो पीएच किसके इक्वल होती है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। अब तीन केस में लूंगा। फर्स्ट केस है हमारा, जब मुझे पीएच निकालनी है प्योर वाटर की। क्या निकालनी है, प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर के केस में क्या होता है, प्योर वाटर के केस में ध्यान देना, प्योर वाटर के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। और वो किसके इक्वल होती है, 10⁻⁷ के इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर इज 10⁻⁷ m। m यहाँ पर क्या है, यहाँ पे m शो कर रहा है कंसंट्रेशन को, मोलरिटी की यूनिट होती है m। ठीक है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में कितनी है, 10⁻⁷। अगर मैं इसकी pH निकालने जाऊं तो pH मैंने आपको बोला था, pH क्या होती है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं H प्लस आयन की 10⁻⁷ माइनस लॉग 10⁻⁷, तो यहाँ पर जो हमारी pH निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 7 निकल के आती है। यानी आगे से ध्यान रखना, किसी भी प्योर वाटर की अगर आपसे pH पूछें, क्योंकि प्योर वाटर कैसा होगा हमारा, न्यूट्रल होगा, तो उसकी pH क्या होगी हमारी, 7 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख रखा है, द pH ऑफ वाटर इज 7। whenever the pH of a solution is 7 it will be a neutral solution। pH अगर 7 है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं, pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, इसके लिए हमने क्या करा,
जो हमने वाटर लिया था उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया। तो एसिड के ऐड करने पर क्या हुआ, H प्लस, पहले जब प्योर वाटर था तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, जब H प्लस आयन था तो क्या थी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, हाँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या थी 10 की पावर -7, क्या थी 10 की पावर -7। अब उस प्योर वाटर में मैंने क्या किया, कुछ एसिड ऐड कर दिया, क्या किया, एसिड को ऐड कर दिया, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़कर कितनी हो गई 10 की पावर -2m। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्योर वाटर के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन थी 10 की पावर -7। अब मैंने इस प्योर वाटर में क्या किया, कुछ एसिड ऐड कर दिया, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, और वो हमने मान लिया कितनी हो गई, वो 10 की पावर -2m हो गई। तो ठीक है, अगर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -2m है, अगर मैं यहाँ से pH निकालूं तो वो वैल्यू पुट करूंगा माइनस लॉग H प्लस में, तो माइनस लॉग 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से pH जो मेरी निकल के आएगी, तो वो pH कितनी निकल के आएगी, वो pH निकल के आएगी 2। तो याद रखें, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है जो एसिडिक नेचर का है, उसकी pH हमेशा 7 से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ लिख रखा है all the acidic solutions have a pH less than 7। नेक्स्ट हम देखते हैं pH ऑफ एन एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन का यहाँ पर क्या मतलब है, किसी भी बेस का सॉल्यूशन। पहले हमने एसिड के केस में देखा था इससे पहले, अब हम देख रहे हैं बेस के केस में। तो प्योर वाटर के केस में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 की पावर -7m। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ बेस ऐड कर दिया, क्या किया, कुछ बेस ऐड कर दिया, और मान लिया मैंने कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर -3m। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर -3m। पहले कितनी थी प्योर वाटर के केस में, 10 की पावर -7m। और अब मैंने इसमें कुछ बेस ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई, 10 की पावर -3m हो गई। अब ध्यान देना, pH का फॉर्मूला था -log H+, तो वहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमें लिखनी पड़ती है, पर यहां पर अभी हमारे पास क्या है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, OH माइनस की आयन की कंसंट्रेशन से हमें क्या निकालना पड़ेगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, KW इक्वल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर KW क्या है, KW है हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या है हमारा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये देखो आयोनिक मतलब आयंस का प्रोडक्ट, वाटर में जो आयंस है उसका प्रोडक्ट। अब वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं, वो जैसे H2 है, तो वाटर में एक तो क्या होता है H प्लस होता है, और एक क्या होता है OH माइनस। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW इक्वल टू क्या हो गया, H प्लस इंटू OH माइनस। अब हमने देखा था वाटर के केस में H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दोनों क्या थी हमारी, इक्वल थी। क्या थी, इक्वल थी। और वो किसके इक्वल थी, वो इक्वल थी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या थी, 10 की पावर -7। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या थी, 10 की पावर -7। अगर मैं इसमें देखूं, KW में मैं वैल्यू रखूं, KW में मैं वैल्यू रखूं, तो KW की वैल्यू होगी 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। क्यों होगी, क्योंकि KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और वाटर के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 m के इक्वल होती है। ठीक है, तो 10 की पावर -14 इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पर हमारे पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पहले से है 10 की पावर -3m, तो 10 की पावर -14 को इक्वल कर दिया मैंने, और यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लिख दी 10 की पावर -3। तो यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई, 10 की पावर -11। आया बात समझ, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 10 की पावर -11। ठीक है, तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये हमारे पास था वाटर, तो वाटर के केस में, या बोल सकता हूँ प्योर वाटर, वाटर के केस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। अब मैंने क्या किया, उस वाटर में कुछ बेस ऐड कर दिया, तो OH माइनस की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई, हमने माना 10 की पावर -3m हो गई। ठीक है, पर अभी
मैं देखता हूं कि पीएच में हमें क्या जरूरत पड़ती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, पर हमारे पास अभी क्या है, OH- आयन की कंसंट्रेशन है, तो हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया, Kw = H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन। अब Kw यहाँ पर क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, जिसकी वैल्यू वाटर के केस में कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है, उसको मैंने यहाँ पर रखा। और OH- आयन की कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता है 10⁻³ होती है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली, जो कि कितनी आई मेरी, 10⁻11 m। अब मैं यहाँ से pH निकाल सकता हूँ। तो pH में मैंने क्या किया, pH की यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन मैंने लिखी 10⁻11, तो pH की वैल्यू कितनी आई, pH की वैल्यू आई 11। तो आगे से ध्यान रखना, किसी भी एल्कलाइन सॉल्यूशन की pH हमेशा कितनी होती है, <7 होती है। तो 3 केस हमें पता होने चाहिए, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH होती है 7, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की pH होती है 7 से लेस, और किसी भी एल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन की जो pH होती है वो <7 होती है। ठीक है, ये बात हुई। एक चीज ध्यान हमें देनी है कि pH जो होता है वो प्योर नंबर होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, pH की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब एक और चीज हमें ध्यान देनी है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन के केस में तो हम क्या बोलते हैं, pH, और OH- आयन के केस में हम क्या बोलेंगे, POH। जैसे मैंने बोला था pH क्या होता है, -log H+। अगर मैं POH की बात करूं तो ये होगा -log OH-। ठीक है, तो pH इक्वल टू क्या, POH इक्वल टू क्या होगा, -log OH-। और सबसे मेन चीज, pH प्लस POH कितन की वैल्यू होती है, 14 के इक्वल। क्या होती है, pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। यानी एक चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझे pH की वैल्यू पता है तो मैं POH की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे POH की वैल्यू पता है तो मैं pH की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जो अभी मैंने पहले केस लिया था उसमें हमें POH की वैल्यू पता थी, तो डायरेक्ट भी मैं इससे निकाल सकता था, वो 11 आ जाती, क्योंकि pH की वैल्यू वहां पे क्या थी, 3 थी। ठीक है, अब मुझे ध्यान देने वाली बात यह है, अब यहां पर एक चीज आती है, बफर सॉल्यूशन। क्या आती है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH क्या होती है, डेफिनेट होती है। ऐसे बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH क्या होती है, डेफिनेट होती है, यानी उनकी pH ना तो डाइल्यूशन से चेंज होती है, ना तो अगर उस सॉल्यूशन को बहुत लंबे टाइम तक हम रख दें तो भी उसकी pH चेंज नहीं होगी। यानी pH बफर सॉल्यूशन की क्या होती है, डेफिनेट होती है। वो ना तो डाइल्यूशन से चेंज होती है pH, और ना ही वो लंबे टाइम तक अगर उस सॉल्यूशन को हमने रख दिया तो उसकी तब भी उसकी pH चेंज नहीं होती। ऐसे सॉल्यूशंस हमारे कौन से होते हैं, बफर सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है pH स्केल, जो कि सोरेनसन ने दिया था। अब pH स्केल यहाँ पर वैल्यू है pH इक्वल टू 0 से और 14 तक। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि 7 जो हमें शो करता है, अगर pH 7 होती है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर pH 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो यही शो कर रहा है कि अगर मैं बात करूं 0 से अप्रोक्स 3 तक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आता है, उसके बाद एसिड क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। ऐसे ही अगर 7 से 10 की बात करें तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा, और लगभग अप्रोक्स 10 के बाद जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 7 से हम 0 की तरफ जब बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और 7 से जब हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हमें बात करनी है एप्लीकेशंस की, कि पीएच की एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में क्या क्या है, पीएच हमारी क्या क्या हेल्प करती है डेली लाइफ में। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है पीएच की, तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। तो
यहाँ पे हमें दे रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी हमें ये बोल रहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो स्टोमक है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये ज्यादा मात्रा में या ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाए, यहाँ लिख रखा है एक्सेस ऑफ एसिड कोजेज, अगर वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है हमें, तो एसिडिटी वहां पे बढ़ जाती है, क्योंकि HCl की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, वहां पे जो एसिड है वो ज्यादा मात्रा में वहां पर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो उससे क्या क्या होता है, हमारे इंडाइजेशन होता है और हमें पेन भी होता है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इरिटेशन भी होती है। अब देखो HCl की जब वैल्यू बढ़ गई, यानी एसिडिक वैल्यू हमारे, मतलब HCl की वैल्यू हमारे स्टोमक में बढ़ गई, यानी क्या हो गया, हमारे पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, एसिड के केस में क्या होता है, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मतलब 7 से कम होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसिड जो है हमारा, अब उसको न्यूट्रल हमें करना है, क्योंकि एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, उसे हमें न्यूट्रल करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है द एक्सेसिव एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ एंटासिड्स व्हिच आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। मतलब एसिडिटी जब हमारे पेट में हो जाती है तो क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड लेते हैं, एंटासिड में क्या होता है, एंटासिड का मतलब है हमें एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसमें क्या हो, बेसिक नेचर हो। तो हम क्या लेते हैं, अब यहाँ पे हमें दे रखा है एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड के बारे में हमें यहाँ दे रखा है, एंटासिड क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है जो कि जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते या बहुत कम होते हैं, ये बोल सकते हैं। तो हम जो बहुत कॉमन एंटासिड है हमारे पास, वो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बताऊं तो MgOH का वोल्टाइज होता है। तो ये बहुत कॉमन हमारा एंटासिड है जो हम एसिडिटी के बाद लेते हैं हम। और दूसरा एक और कुछ हो सकते हैं हमारे, एक हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। और एक हम बोल सकते हैं, हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या ले सकते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंटासिड्स के। मोस्ट कॉमन तो हमारा क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, एक चीज एक और यहाँ पर हमें एक चीज दे रखी है कि पीएच जो होती है ह्यूमन ब्लड की, वो कितनी होती है, 7.36 से 7.42 के बीच में होती है। अब ये जो हमारी पीएच है उसको कौन मेंटेन करता है, हमारे जो एसिड में जो हमारे पीएच कितनी होती है, 7.36 से 7.42, यानी ये किसी नेचर की है, स्लाइटली क्या है, बेसिक है ना, बेसिक नेचर है। उसको कौन मेंटेन करके रखता है, क्या है, वो हमारे जो ब्लड है उसमें हमारे बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं और कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो ये दोनों चीज हमारी जो एसिड की जो पीएच है, सॉरी, जो हमारे ब्लड है, ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखते हैं। कौन कौन से, क्या क्या, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमें देखना है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब है हमारे जो टीथ होते हैं मुंह के अंदर, उसमें वहां पर एसिडिटी का मतलब पीएच का क्या क्या रोल होता है। तो पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके। तो यहाँ पर हमें लिख रखा है, द वाइट इनेमल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट विच इज क्वाइट हार्ड। मतलब जो हमारी टीथ होती है उस पर कोटिंग होती है, किसकी, वो कोटिंग होती है हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, या हम उसे बोल सकते हैं इनेमल कोटिंग। क्या बोल सकते हैं, इनेमल कोटिंग भी बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास जो टीथ होते हैं उसके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है, हमारे किसकी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की कोटिंग होती है। अब हमें देखना है कि अब देखो, जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है, यानी हमारे जो माउथ है उसके अंदर
एसिडिटी हमारे मतलब एसिडिक नेचर हमारा बढ़ जाता है, यानी पीएच हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ लिख रखा है व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 द इनेमल गेट्स कोरोड। तो ये जो कोटिंग थी वो क्या होने लग जाती है, कोरोड होने लग जाती है। और इससे क्या होता है, कोरोड होने से जो वाटर है उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है टीथ की जो रूट्स है वहां तक जाने में। ठीक है, अब इससे क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर that we eat in one form or the other, the acids to acids, lactic acid is one of these। देखो क्या होता है, हमारे जो टीथ हैं उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग है, या हम बोल सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की कोटिंग है। ठीक है, अब जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे जब माउथ में एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारे माउथ की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पीएच कम होने से क्या होता है, जो वो कोटिंग थी हमारी इनेमल की वो कोरोड हो जाती है। कोरोड होने से क्या होता है, कोरोड होने से ये होता है कि जो हम कुछ खा रहे हैं वो या कुछ पी रहे हैं, जैसे वाटर की बात करें तो वो डायरेक्ट हमारे जो टीथ होते हैं उनकी रूट्स तक पहुंच जाता है और हमारा टीथ का क्या स्टार्ट हो जाता है, डिके स्टार्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है माउथ में, बैक्टीरिया प्रेजेंट है माउथ में, वो क्या करते हैं, वो शुगर का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। शुगर का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसलिए जैसे आपने सुना होगा कि मीठी चीज नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, वो यही कारण है कि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो शुगर का ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमारे टीथ क्या हो सकते हैं, दांत क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पर हमें दे रखी है। अब नेक्स्ट हम देखें रोल ऑफ पीएच इन स्टिंग्स बाय इंसेक्ट्स। इसमें क्या हमें देखना है, यहां पर लिख रखा है द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स कंटेन मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। जो बीज और आंट्स होती है उनके जो स्टिंग्स होते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हमें कोई बी है या आंट है जब हमें बाइट करती है तो हमें क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। ठीक है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। अब देखो एक चीज हमें देनी है कि किसी भी बी और आंट ने हमें जब बाइट किया तो हमारा क्या हुआ, वहां पर उनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेसिक नेचर का कुछ चीज लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वो जो हमें जहां पे बाइट किया है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं रबिंग विद द सोप। हम क्या करते हैं, रब करते हैं सोप से। ठीक है, और सोप में क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। देखो यहां लिख रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द सोप न्यूट्रलाइजेस एसिड इंजेक्टेड इन द बॉडी। ठीक है, तो सोप में क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो कोई भी जो बी होती है और आंट्स होती है जब हमें काटती है तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप को रब करते हैं। और सोप में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, यानी हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर देखना है। अब लास्ट है हमारा सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। फोर्थ हमारा है सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो हमने देखा होगा जो सोइल होती है उनमें क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या होती है, पीएच वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। यानी द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर सॉइल इज आल्सो रिलेटेड टू इट्स पीएच। तो टाइम के साथ क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसमें पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें किसी बेसिक नेचर के सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज किया जाता है किसी भी पीएच की एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने के लिए। अब लास्ट हमारा आज का टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि देखो नाम से ही पता पड़ रहा है इंडिकेटर क्या होता है। An indicator indicates the nature of a particular solution whether acidic, basic और neutral। तो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसकी नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, ये इंडिकेटर हमें बता के देता है। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है इंडिकेटर रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि
किसी भी सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक से बेसिक चेंज हो रही है, बेसिक से एसिडिक चेंज हो रही है, तो इंडिकेटर हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। ये जो इंडिकेटर्स है हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं या कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स है हमारे पास, हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर लिटमस। तो लिटमस क्या होता है हमारा, लिटमस होता है पर्पल कलर की डाई होती है जो कि हमें कहाँ से मिलती है, एक प्लांट होता है लाइकेन, तो लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, एक तो ब्लू स्ट्रिप होती है और रेड स्ट्रिप होती है। देखो लिटमस क्या है, डाई है, उसे हमने पेपर पे अप्लाई किया और दो तरह की हमारी स्ट्रिप बनी, एक तो रेड स्ट्रिप और एक ब्लू स्ट्रिप। ठीक है, अगर देखो एसिड के केस में, अगर मैं बात करूं एसिड के केस में, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें मैंने ब्लू स्ट्रिप को जब डुबो के देखा तो वो किस में चेंज हो गई, रेड में। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड में। और अगर बेस के केस में बात करूं तो बेस क्या करता है, बेस करता है रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, अब सेकंड इंडिकेटर है हमारा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या होता है, फिनोप्थिलीन एक डाई होती है ऑर्गेनिक, जिसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है। फिनोप्थिलीन एक डाई होती है जिसकी नेचर होती है एसिडिक, और फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यानी वो कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन का कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो फिनोप्थिलीन एसिड सॉल्यूशन में तो कलरलेस रहता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें क्या कलर हो जाता है, उसका पिंक कलर हो जाता है। अगर मैं लास्ट बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज, अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा या तो हम बोल सकते हैं ऑरेंज या येलो। और इसकी नेचर ध्यान रखना, नेचर होती है इसकी बेसिक नेचर होती है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर चेंज नहीं होता, यानी येलो और जब ऑरेंज है तो येलो और ऑरेंज ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज के केस में हमें क्या ध्यान देना है कि मिथाइल ऑरेंज बेसिक नेचर का होता है, और तो मिथाइल ऑरेंज बेसिक नेचर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर वही रहता है जो येलो और ऑरेंज। थर्ड है हमारे पास इंडिकेटर रेड कैबेज जूस। ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन से कलर का होता है, अगर न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर होता है पर्पल, एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है रेड और पिंक, और बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में इसका कलर होता है ग्रीन कलर। तो रेड कैबेज जूस में हमें ध्यान रखना है, न्यूट्रल में तो ये कौन से कलर का होगा, पर्पल, एसिडिक में होगा ये रेड और पिंक, और थर्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन में होगा ग्रीन कलर का। अब नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है टर्मरिक जूस। अब टर्मरिक इसका कलर क्या होता है, येलो। अब न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में इसका कलर चेंज नहीं होता, येलो है तो येलो ही रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसका कलर रेडिश और डीप ब्राउन। तो टर्मरिक जूस में हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में तो इसका कलर वही रहता है, यानी येलो है तो येलो ही रहेगा, और बेस के केस में ये क्या हो जाएगा, रेडिश और डीप ब्राउन। लास्ट है हमारा चाइना रोज। ये भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर का होता है चाइना रोज। तो बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, और एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है मजेंटा कलर। ठीक है, तो ये हमने पहले देख लिया लिटमस कौन से प्लांट से हमें मिलता है, लाइकेन प्लांट से मिलता है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ थ्योरीज, जैसे हमने पहले बात करी थी एसिड के बेस के केस में आरएनएस के बारे में, आरएनएस थ्योरी के बारे में। अब कुछ और भी हमारे पास थ्योरीज होती है एसिड और बेस के केस में, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखते हैं। थैंक यू।